तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में आई मूवी तड़प को। इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स ऊपर नीचे हो रही हैं। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर आप मेरे थोड़ा और करीब आना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें गुटली नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि छुप छुपाकर कहीं पर जा रहा होता है और उसके चेहरे पर किसी बात का डर साफ साफ नजर आ रहा होता है। अब इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम ईशाना होता है और वो अपनी बाइक पर सवार मुंह से धुआं उड़ाते बिना हेलमेट लगाए कहीं जा रहा होता है। हम देखते हैं कि ईशाना गुटली के पास ही पहुंच जाता है और उसके सामने आते ही उसे बेधड़क मारना शुरू कर देता है। ईशाना के चेहरे पर एक अलग ही तरह का गुस्सा देखने को मिलता है, जैसे कि गुटली से उसकी कोई पुरानी दुश्मनी हो और अब वो उसका बदला ले रहा हो। ईशाना उसे दौड़ा दौड़ा के मारता है और उसका हाथ तक तोड़ डालता है। अब हम देखते हैं कि गुटली हॉस्पिटल में एडमिट होता है। तभी वहाँ पर उस शहर का एमएलए आता है जिसे लोग दामोदर नाम से जानते थे और गुटली उसी का आदमी था। दामोदर गुटली की हालत देखकर समझ जाता है कि उसकी गुटलियां ईशाना ने ही तोड़ी हैं। तब वो गुटली से कहता है कि मैंने पुलिस से बात कर ली है, इसलिए जब तक मैं न कहूँ तब तक तुम अपना मुंह बंद ही रखना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ईशाना एकदम अकड़ में पुलिस स्टेशन की टेबल पर पैर रखे हुए बैठा होता है, जैसे कि उसे कानून का कोई डर ही ना हो। तभी वहाँ एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है और उसकी अकड़ देखकर अपनी बेल्ट उतारकर उसे मारने लग जाता है। ईशाना को उसकी मार का कोई भी असर नहीं हो रहा होता, बल्कि वो पुलिस वाले की बेल्ट पकड़कर उसे घूरते जा रहा होता है, जैसे कि उसे उसका कोई खौफ ही ना हो। तभी वहाँ पर ईशाना के पिताजी आ जाते हैं जिन्हें हर कोई डैडी कहकर पुकारता था। तब वो पुलिस वाले से पूछता है कि बिना कोई एफआईआर के तुमने इसे अरेस्ट कैसे कर लिया। अगली बार पिक्चर देखनी हो तो पहले टिकट लेकर आना। और इतना डायलॉग मारकर वो ईशाना को लेकर जाने लग जाते हैं। जाते जाते पुलिस वाला भी एक डायलॉग मारता है कि अगली बार सिर्फ ट्रेलर नहीं पूरी पिक्चर दिखाऊंगा। अब हम देखते हैं कि डैडी ईशाना को घर वापस लेकर जा रहे होते हैं। तभी वो उसे समझाते हैं कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसे छोड़कर कहीं और चले जाओ, क्योंकि यहाँ अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ईशाना डैडी की बातों को नहीं सुनता और बीच रास्ते में ही गाड़ी रोककर अपनी ही धुन में चला जाता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ईशाना को हर पल हर जगह एक लड़की नजर आया करती थी, लेकिन जब भी वो उसके पास जाता तो वो गायब हो जाती थी। और हमें पता चलता है कि ये लड़की बस ईशाना के ख्यालों में ही घूमती रहती थी। यहाँ हमें थोड़ा थोड़ा पता चलता है कि जो लड़की ईशाना को दिखती है वो कभी ईशाना की जिंदगी में हुआ करती थी, लेकिन कुछ ऐसा हादसा हो गया था कि अब वो उसकी जिंदगी से जा चुकी थी। और ऐसा क्या हुआ था ये आपको आगे ही पता चलेगा। लड़की के जाने के गम में उसके अंदर दुख ही दुख पनप रहा था और अब उसके दुख ने गुस्से का रूप ले लिया था, जिसके चलते वो शहर के हर गुंडे मवाली को मारते जा रहा था, जैसे कि वो उनको मारकर किसी बात का बदला ले रहा हो। हमें पता चलता है कि ईशाना जो तबाही मचाते आ रहा था और जिनको मारते आ रहा था वो सब एमएलए दामोदर के ही आदमी हैं। और दामोदर ईशाना से पूरी तरह से परेशान हो चुका था, क्योंकि वो आए दिन कुछ न कुछ उसका नुकसान ही करते जा रहा था। दामोदर सोच में पड़ा होता है कि वो ईशाना को कैसे रोके कि तभी वहाँ पर डैडी आ जाता है और उसके हुए नुकसान का दुख जताने लगता है। दामोदर डैडी से कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हारे बेटे ने किया है और शायद अब वो तुम्हारे काबू में नहीं रहा। डैडी कहता है कि बेटे काबू में नहीं बल्कि काबिल होने चाहिए और मैं यहाँ अपनी पुरानी दोस्ती के खातिर आया था, न कि तुम्हारी बातें सुनने के लिए। डैडी ने दामोदर के सामने डायलॉग तो मार दिया था, लेकिन उन्हें भी पता था कि ये सारा काम ईशाना का ही है। तो वो ईशाना के दोस्त लॉल से पूछते हैं कि तुमने ईशाना को रोका क्यों नहीं। लॉल कहता है कि ईशाना अपने आगे किसी की भी नहीं सुनता और मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। डैडी का एक थिएटर था जहाँ ईशाना काम करता था और उसका सपना था कि एक दिन वो बड़ा सा मल्टीप्लेक्स खोलेगा, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि अब सपनों की जगह उसके ख्यालों में वो लड़की ही घूमती रहती थी और उसके गम में वो बस दिन रात दारू सिगरेट पिया करता था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ईशाना डैडी का सगा बेटा नहीं है। ईशाना जब 10 साल का था तो डैडी ने उसे गोद लिया था और डैडी ने ही ईशाना को पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन उसे कभी भी माँ बाप की कमी खलने नहीं दी थी। डैडी ईशाना को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें पुराना ईशाना बहुत याद आता है, तो तुम पहले वाले ईशाना बन जाओ तो कितना अच्छा होगा। अब यहाँ से कहानी 3 साल पहले के फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमें रमीशा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि लंदन से कुछ दिनों
के लिए अपने घर पर रहने आई होती है। रमीशा दामोदर की ही बेटी होती है और ये वही लड़की थी जो ईशाना के ख्यालों में आया करती थी और जिसकी वजह से ईशाना उसकी यादों में पागल सा बनकर घूमता रहता था। दामोदर एमएलए की कुर्सी पाने के लिए इलेक्शन में खड़ा था और उसी दिन इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था तो दामोदर भारी मतों से इलेक्शन जीत जाता है और शहर का एमएलए बन जाता है। दामोदर की जीत की खुशी में सभी लोग नाच नाच के जश्न मना रहे होते हैं और वहीं पर डैडी भी मौजूद होता है। डैडी और दामोदर बहुत ही अच्छे दोस्त थे और डैडी ने दामोदर को इलेक्शन जीतने में काफी मदद करी थी क्योंकि इलेक्शन का सारा प्रचार प्रसार डैडी ने ही किया था। अब हम देखते हैं कि रमीशा अपने पिता के साथ छत पर खड़े होकर लोगों को जश्न मनाते देख रही होती है। तभी उसकी नजर एक लड़के पर जाती है जो कि मस्त डांस कर रहा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि ईशाना होता है। रमीशा की नजरें ईशाना पर ही टिक जाती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ईशाना उसे पहली नजर में ही पसंद आ गया हो। रमीशा के पूछने पर दामोदर उसे बताता है कि ये डैडी के साथ ही रहता है और उसने इलेक्शन जीतने में काफी मदद करी और ये काफी लॉयल और साफ दिल का लड़का है। अब हम देखते हैं कि ईशाना, दामोदर और डैडी सभी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी घर की लाइट चली जाती है। दामोदर ईशाना से दादी को बाहर लाने को कहता है क्योंकि वो अक्सर अंधेरे में गिर जाती थी। ईशाना दादी के रूम में जाता है लेकिन अंधेरे में उसे ज्यादा कुछ साफ नजर नहीं आ रहा होता। तभी वो देखता है कि दादी बेड पर लेटी हुई हैं तो वो उन्हें गोद में उठाकर ले जाने लगता है। ईशाना आधी दूर पहुंचा ही था कि तभी लाइट आ जाती है और तब वो देखता है कि उसके गोद में दादी नहीं बल्कि एक लड़की है तो वो डर के मारे उसे तुरंत ही छोड़ देता है और तब रमीशा धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ईशाना ने तो कभी रमीशा को देखा ही नहीं था इसीलिए वो उसे देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर तभी रमीशा उसे अचानक से जमीन पर पटक देने के लिए उस पर चिल्लाने लग जाती है। अब सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और अब ईशाना रमीशा को प्यार भरी निगाहों से देख रहा होता है और ऐसा फील होता है कि शायद उसे भी कुछ कुछ होने लगा है। ईशाना का दोस्त लॉल ईशाना का मुंह देखकर समझ जाता है कि उसे किसी लड़की से प्यार हो गया है लेकिन ईशाना उसे साफ साफ कुछ भी नहीं बता रहा होता। उसका दोस्त उसे एडवाइस देता है कि जो भी करना है जल्दी करो वरना आज के टाइम में देरी करी तो तुम सिर्फ उसके आंसू पोंछते रह जाओगे और लिपस्टिक कोई और पहुंच जाएगा। अब धीरे धीरे ईशाना और रमीशा में इशारों ही इशारों में बातें होना शुरू हो जाती हैं और दोनों ही लोग एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा पसंद भी करने लग जाते हैं। डैडी एक मंदिर बनवाना चाहते थे तो उन्हें बजरी की जरूरत थी तो वैसे ही बजरी ले लिया करते थे क्योंकि शहर का एमएलए उनका दोस्त था लेकिन अब उन्हें बजरी लेने के लिए मना किया जा रहा था और पैसों की मांग की जा रही थी। इस बारे में बात करने के लिए डैडी दामोदर के पास जाता है तो दामोदर कहता है कि अब फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सुनने के बाद गांव वाले थोड़ा भड़क जाते हैं और सभी लोगों में बहसबाजी छिड़ जाती है। इस गर्मा गर्मी में दामोदर का आदमी गुटली अकड़ दिखाते हुए डैडी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ ईशाना आ जाता है और गुटली के ऊपर धड़ाधड़ मुक्के की बरसात करने लग जाता है क्योंकि डैडी उसके लिए डैडी से भी बढ़कर थे और उन्हें कोई कुछ कहे या करे ये उससे बर्दाश्त नहीं होता था। गुटली ईशाना से बचने के लिए घर के अंदर घुस जाता है तो ईशाना भी उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है। तभी अचानक से रमीशा ईशाना को अपने कमरे में घसीट लेती है और उसे जोर से गले लगा लेती है और कहती है कि किसी को 10 सेकंड के लिए गले से लगा कर रखो तो उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता है। प्यार जब नया नया होता है तो प्रेमिका की हर बात सही ही लगती है तो ईशाना रमीशा को खुद के इतने पास महसूस करके बहुत अलग फील करता है और उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता है। रमीशा तब उसे एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ टिमटिमाती लाइट के बीच काफी सारे नौजवान नर और मादा झूम रहे थे और वहाँ सब अलग ही दुनिया में खोए हुए थे। रमीशा लंदन में रहती थी तो उसे पार्टी करना, क्लब जाना सब आता था और वो काफी बोल्ड थी लेकिन ईशाना उसके बिल्कुल ही उलट था और उसके लिए ये सब नया था। रमीशा धीरे धीरे माहौल के हिसाब से ईशाना के करीब आने लग जाती है और वो दोनों बस इतनी ही दूरी पर होते हैं कि अगर वो थोड़ा और पास आ जाएं तो उनके होठ एक दूसरे के होठों को छू जाते। रमीशा सिगरेट और ऐसी ही कई चीजें पीती थी तो वो ईशाना को भी ऑफर करती है। ईशाना प्यार में था तो वो सिगरेट नामक स्लो पॉइजन को भी अपने होठों से लगा लेता है और उसके कश अपने सीने में उतारने लग जाता है। ईशाना और रमीशा अब रोज ही ऐसे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे थे और उन दोनों में अब और भी ज्यादा करीबियां आने लगी थी। एक दिन दोनों लोग एक जगह पर बैठे होते हैं तभी थोड़ी बहुत बातचीत होने के बाद रमीशा ईशाना के एकदम पास आ जाती है और अपने होठों को ईशाना के होठों से मिला देती है और तब पहली बार वो दोनों एक दूसरे के होठों की मिठास को टेस्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद ईशाना रमीशा को घर छोड़ने के लिए आता है तब वो कहती है कि हमारे बीच जो हुआ वो ठीक से नहीं हुआ क्योंकि शायद हम दोनों को ठीक से करने नहीं आता। तभी
दोनों लोग फिर से अपने होठों को एक दूसरे के होठों के करीब लाते हैं और फिर उस फीलिंग को फील करते हैं जो कई लोगों ने अपनी पहली किस में फील किया होगा, और तब उनमें एक परफेक्ट किस हो जाती है। रमीशा उससे कहती है कि यहाँ रहना लंदन में रहने से भी ज्यादा अच्छा है, तो मैं सोच रही हूँ कि आगे की पढ़ाई मैं यहीं से करूँ। रमीशा ईशाना को इशारा देने की कोशिश कर रही थी कि वो उसे छोड़कर वापस लंदन नहीं जाना चाहती और अब उसके साथ यहीं पर रहना चाहती है। अब अगली सुबह ईशाना डैडी को बता देता है कि उसे दामोदर की बेटी रमीशा से प्यार हो गया है और वो उससे शादी करना चाहता है। डैडी पहले तो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अभी कुछ दिन पहले ही तो आई है, लेकिन ईशाना के जिद करने पर वो दामोदर से उनके रिश्ते की बात करने के लिए मान जाते हैं। अब ईशाना और रमीशा का प्यार सारी हदें पार करते हुए एकदम ऊंचाई छूने लगा था और उनका प्यार अब सेकंड स्टेज पर आ चुका था, जहां दो प्रेमी एक दूसरे की सांसों को अपने कानों के पास महसूस करने के लिए बेकरार होते हैं। तो अब उन दोनों के बीच भी ऐसा समय आ ही जाता है जहां दोनों लोग बिना कपड़ों के एक दूसरे के जिस्म की तपन को महसूस कर रहे होते हैं और जो आग उनमें भड़की हुई थी उसे ठंडा करने में जुट जाते हैं। और इसके बाद मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, वरना यूट्यूब बेवजह वीडियो एज रिस्ट्रिक्टेड कर देगा, जिसे देखकर मैं भी तड़प उठूंगा पर कर कुछ भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब अपनी मर्जी का मालिक जो है। उन दोनों के बीच सहवास की प्रक्रिया हो जाने के बाद ईशाना रमीशा को घर छोड़ने के लिए आता है। तभी रमीशा उसे बताती है कि आज घर पर कुछ लोग मुझे देखने के लिए आए हैं, क्योंकि घर में मेरी शादी की बात चल रही है, इसलिए कुछ दिन तुम मुझसे मत मिलना और थोड़े दिन बाद मैं पापा को सब कुछ बता दूंगी और अगर वो नहीं माने तो हम लोग भाग जाएंगे, क्योंकि मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी किसी और से नहीं हो सकती। ईशाना रमीशा की सारी बातों को समझते हुए सब कुछ मानने के लिए तैयार हो जाता है और फिर रमीशा उसे किस करने लग जाती है और कहती है कि जब भी तुम्हें याद आए तो ये याद कर लेना। उन दोनों के बीच जो होठों का मेल मिलाप चल रहा था वो सब दामोदर घर की खिड़की से देख लेता है और अब तक जो प्यार छुप छुपा कर चल रहा था अब उसका भांडा फूट जाता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन ईशाना के पास रमीशा की कोई खबर नहीं आती। ईशाना डैडी को फोन लगाकर उन्हें दामोदर से मिलकर शादी की बात करने का याद दिलाता है। तभी डैडी उससे वादा करते हैं कि इस बार वो बात करके ही लौटेंगे। ईशाना डैडी के फोन का इंतजार करने लग जाता है इस उम्मीद में कि उसका रिश्ता रमीशा के साथ तय हो जाएगा, लेकिन उस खबर की बजाय कुछ और ही खबर मिलती है कि डैडी का एक्सीडेंट हो गया है। ईशाना दौड़कर डैडी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। डैडी बताता है कि रास्ते में गाड़ी स्लिप हो गई जिसकी वजह से मैं गिर गया और मैं दामोदर से मिलने नहीं जा पाया। अब जिस उम्मीद में ईशाना बैठा था और वो अपने शादी के सपने देख रहा था वो अधूरे से रह जाते हैं और वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। डैडी उसे समझाते हैं कि जल्द ही मैं ठीक होकर दोबारा से मिलने चला जाऊंगा, तब तक तुम मंदिर बनाने के लिए देहरादून से बजरी ले आओ ताकि शिवरात्रि से पहले तक मंदिर बनकर तैयार हो जाए। अब ईशाना डैडी की बात मानकर बजरी लाने के लिए देहरादून चला जाता है। तभी उसके पास लॉल का फोन आता है और वो कुछ ऐसा बताता है जिससे कि ईशाना के होश उड़ जाते हैं। ईशाना दौड़ते भागते किसी भी तरह रमीशा के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका घर एकदम सजा हुआ था और रमीशा की शादी की तैयारियां चल रही थी जो कि किसी अनुराग नाम के लड़के से हो रही थी। ईशाना ये सब देखकर एकदम गुस्से से भर जाता है और कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मेरे अलावा उसकी शादी किसी और से नहीं हो सकती। तभी वहाँ पर दामोदर आ जाता है और उसे चुपचाप वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन ईशाना उसकी बात नहीं सुनता। तभी दामोदर के गुंडे ईशाना को पकड़ के पीटने लग जाते हैं। ईशाना तड़पते हुए रमीशा का नाम पुकारते जा रहा होता है लेकिन रमीशा उसे कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती और फिर गुंडे उसे उठाकर लेके चले जाते हैं। अब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि इधर रमीशा की शादी की रस्में चल रही होती हैं, उधर ईशाना बेरहमी से पीटा जा रहा होता है। यहाँ रमीशा के हाथों में मेहंदी लग रही होती है तो उधर ईशाना के हाथ खून से भर जाते हैं। उधर ईशाना खून से सना तड़प रहा होता है। इधर रमीशा की शादी संपन्न हो जाती है और फिर उसे अपने पति के साथ लंदन भेज दिया जाता है। अब गुंडे ईशाना को छोड़ देते हैं क्योंकि रमीशा की शादी हो चुकी थी और उसे ईशाना से दूर भी भेज दिया गया था। ईशाना जख्मी हालत में दामोदर के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि रमीशा को अपने पति के साथ लंदन भेज दिया गया है। तभी कहानी यहाँ से प्रेजेंट में आती है और तब हमें समझ आता है कि ईशाना को हमेशा रमीशा अपने ख्यालों में क्यों दिखाई देती थी, क्योंकि उसका प्यार अधूरा रह गया था और वो उसकी ही यादों में खोया रहता था। और इन सब में रमीशा के पिता दामोदर उसके लिए दुश्मन बन गए थे क्योंकि उन्होंने ही रमीशा की जबरदस्ती शादी कराई थी, इसीलिए ईशाना उन्हें बर्बाद करना चाहता था। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि लॉल ईशाना के पास जाता है और उससे कहता है कि जो हालत तूने अपनी बना ली है उससे बाहर निकल और उसे भूल जा। ईशाना उसका कॉलर पकड़कर गुस्से से कहता है कि मेरे पास यहाँ सब कुछ है लेकिन रमीशा की
तो जबरदस्ती शादी हुई थी तो वो वहाँ अकेले ही सब कुछ झेल रही होगी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लॉल इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस इतना कहता है कि आज मेरा जन्मदिन है इसलिए आज हम दोनों मस्त पार्टी करेंगे। अब हम देखते हैं कि पार्टी में ईशाना दारू सिगरेट पीकर एकदम नशे में झूम रहा होता है और उसके गोदी में एक लड़की भी झूम रही होती है। तभी वहाँ पर रमीशा आ जाती है और ये सारा नजारा देख लेती है और तब उसका दिल एकदम टूट जाता है, क्योंकि उसे तो उम्मीद थी कि ईशाना उसके प्यार में खोया होगा, लेकिन यहाँ तो वो लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ईशाना हर वक्त बस उसके बारे में ही सोच सोच कर कितना पागल सा हो गया था। अगली सुबह जब ईशाना को पता चलता है कि रमीशा वापस आ गई है तो वो अपनी बाइक से उसके घर जाता है और शोर मचाने लग जाता है। उस शोर को सुनकर रमीशा बाहर आने को दौड़ती है, लेकिन दामोदर उसे रोक देता है और खुद ही बाहर निकल आता है। दामोदर चिल्ला चिल्ला कर ईशाना को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन ईशाना उसकी एक भी नहीं सुनता और बार बार रमीशा का नाम चिल्लाया जा रहा होता है। तभी वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है, जिसे दामोदर ने पहले ही फोन करके बुला लिया था। पुलिस इंस्पेक्टर उसे उठा ले जाता है और उसे बुरी तरह मारना शुरू कर देता है, क्योंकि इस बार उसे मौका मिल गया था ईशाना को सबक सिखाने का, तो वो लगातार उसके ऊपर लात घुसे की बरसात करवा रहा होता है। तभी वहाँ पर डैडी आ जाते हैं और उसको पिटने से बचा लेते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं। डैडी तब भी उसे समझाते हैं कि अब इन सब चक्करों में मत पड़ो, लेकिन ईशाना के दिल और दिमाग में तो रमीशा को पाने का भूत सवार था, तो वो डैडी की बात नहीं सुनता और कहता है कि मैंने रमीशा से कहा था कि वो मुझे मिलने आए तो वो मुझसे मिलने जरूर आएगी। और इतना कहकर वो उसी कैफे में चला जाता है जहाँ वो अक्सर मिला करते थे। सुबह से शाम हो जाती है, दिन से रात हो जाती है, लेकिन रमीशा ईशाना से मिलने के लिए नहीं आती। ईशाना को समझ नहीं आ रहा था कि रमीशा उससे मिलने के लिए क्यों नहीं आई और अब उसे लगने लगा था कि शायद उसे अब प्यार ही नहीं है। और ऐसे ही कई तरह की बातें वो अपने मन में ही किए जा रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रमीशा अपने बेड से बंधी होती है और तब यहाँ पे पता चलता है कि ईशाना रमीशा के रूम में था और उसी से बातें कर रहा था। ईशाना ने इतनी ज्यादा पी ली थी और इतना ज्यादा प्यार में पागल हो चुका था कि उसे होश ही नहीं था कि वो क्या गलत कर रहा है। और जब उसे होश आता है तो वो तुरंत ही रमीशा को रस्सी से खोल देता है। ईशाना रमीशा से कहता है कि तुम अगर यही चाहती हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, तुमसे दूर रहूं, तो तुम एक बार मुझे बोल दो तो मैं चला जाऊंगा। रमीशा थप्पड़ मारते हुए उससे कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहती हूँ और हमेशा से तुम्हें ही चाहती थी, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं। ये 3 साल मैंने कैसे गुजारे हैं ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ, पर अब मैं शादीशुदा हूँ और प्यार कभी मतलबी नहीं होता, इसीलिए हमें एक दूसरे के रिश्ते की रिस्पेक्ट करनी होगी और सब कुछ भूलना होगा। ईशाना उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, क्योंकि उसके ऊपर तो रमीशा से शादी करने का भूत सवार था, तो वो जबरदस्ती ही रमीशा का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। तभी बीच में ही दामोदर आ जाता है और रमीशा को छुड़ाने लग जाता है, लेकिन ईशाना तज से मस नहीं होता। तभी वहाँ पर डैडी आ जाता है और ईशाना को जोर का थप्पड़ मारते हुए कहता है कि रमीशा को छोड़ दो, क्योंकि डरा धमका के किसी को भी मोहब्बत नहीं मिलती और जो तू कर रहा है वो सही नहीं है। ईशाना भले ही किसी की भी बात नहीं मानता था, लेकिन वो डैडी को बहुत मानता था, इसीलिए उनकी बात सुनकर रमीशा को छोड़ देता है और डैडी के साथ चला जाता है। डैडी ईशाना को घर ले जाकर समझाते हैं कि जिसके पीछे तू इतना पागल हो रहा है वो अब किसी और की हो चुकी है और अब उस पर उसका ही हक है, इसीलिए उसके बारे में सोचना छोड़ दे। ईशाना तब डैडी की कोई भी बात नहीं सुनता और कहता है कि उसके पास जाएगा और 1000 बार जाएगा। ये बात सुनकर डैडी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ईशाना को एक कमरे में बंद कर देते हैं ताकि वो कहीं भी ना जा पाए। अब ईशाना का दोस्त डैडी से कहता है कि आपने आज तक ईशाना की हर छोटी सी छोटी ख्वाहिश पूरी की है, तो आज आप उसे क्यों रोक रहे हैं और आप क्यों नहीं चाहते कि रमीशा और ईशाना एक हो जाएं। अब यहाँ से कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जब डैडी ईशाना की तरफ से दामोदर से बात करने के लिए गया था। तभी हम देखते हैं कि रमीशा अपने पिता से बताती है कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। बाहर खड़ा डैडी उसकी बातों को सुन रहा होता है और ये बात सुनकर वो थोड़ा खुश होता है कि रमीशा भी अपनी तरफ से स्टैंड ले रही है। इधर दामोदर को भी यही लगता है कि वो ईशाना के बारे में बात करने आई है, क्योंकि उसने उन दोनों को साथ में देख लिया था। तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है, जिसके बाद पूरी कहानी ही पलट जाती है। रमीशा बताती है कि उसे लंदन में एक लड़का पसंद है जिसका नाम अनुराग है और वो पूरी तरह से सेटल है और हम दोनों पिछले 2 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं और उसी से मैं शादी भी करना चाहती हूँ। अब दामोदर यही उम्मीद कर रहा था कि रमीशा ईशाना का नाम लेगी, लेकिन वो तो किसी और ही लड़के से शादी करना चाहती थी। दामोदर कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि रमीशा ईशाना के साथ रहे, इसलिए वो अनुराग से शादी करने के लिए मान जाता है। उधर बाहर खड़ा डैडी
डैडी पूरी तरह से हिल जाता है क्योंकि उसे तो अलग ही तरह का झटका लगा था जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था कि लड़की ऐसे पलट जाएगी। डैडी गाड़ी से घर जा रहे होते हैं और ये सारी बातें उनके मन में चल रही होती हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करें कि तभी उनके सामने से गाड़ी आ जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि डैडी ने ईशाना से झूठ बोला था कि वो दामोदर के घर नहीं जा पाए थे क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था, बल्कि सच ये था कि उन्होंने वो सच्चाई सुन ली थी जिसके चलते उनका एक्सीडेंट हुआ था। उन्हें डर था कि अगर ईशाना को ये सब बातें पता चली तो वो एकदम पागल ही हो जाएगा और कुछ गलत कर बैठेगा, इसीलिए उन्होंने उसे कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन डैडी के मन में वो सारी बातें घूम रही थी जो रमीशा ने कही थी और वो ईशाना को धोखा ही देती आ रही थी, इसीलिए वो उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। रमीशा पहले तो एकदम भोली भाली सी बनकर रोने का नाटक करती है, फिर थोड़ी देर बाद अपनी असली औकात में आकर बोलती है कि ईशाना मेरे लिए बस एक एंटरटेनमेंट था और मैं बस उसके साथ मजे कर रही थी। ये सब लंदन में बहुत आम बात है और दो चार बातें कर लेने को मैं प्यार नहीं मानती। रमीशा का असली रूप देखकर डैडी के एकदम होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि जो लड़की इतनी मासूम बनकर रहती थी वो इतनी बड़ी चालबाज और धोखेबाज निकलेगी ये डैडी ने कभी सोचा ही नहीं था। ईशाना रमीशा के लिए कुछ दिन का बस टाइम पास था और उसे ईशाना से प्यार नहीं था, वो तो बस अपनी हवस और अंदर की आग बुझाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी और उसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि ईशाना उसके लिए कितना पागल हो चुका है। कहानी अब प्रेजेंट में आ जाती है जहां हम देखते हैं कि दामोदर रमीशा पर भड़क रहा होता है क्योंकि उसने एक लड़के की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद करके रख दी थी, लेकिन वो रमीशा को कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि आखिर थी तो उसकी बेटी ही और वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। अब दामोदर एक मीटिंग बैठाता है जहाँ गुटली, काशी और इंस्पेक्टर भी मौजूद होता है। दामोदर बताता है कि अनुराग की फैमिली यहाँ कुछ टाइम के लिए आ रही है, इसीलिए ईशाना को तुम्हें कुछ दिनों के लिए ठिकाने लगाना होगा, लेकिन उसे जान से नहीं मारना है, बस बंदी बनाकर रखना है। अब हम देखते हैं कि डैडी ईशाना को रूम से बाहर निकालने के लिए जाता है तो देखता है कि ईशाना कमरे में था ही नहीं क्योंकि वो खिड़की से भाग चुका था। ईशाना गुस्से से भरा रमीशा के पास जा रहा होता है, तभी उसके रास्ते में पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। ईशाना अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां अब उसे किसी का भी खौफ नहीं था और रमीशा को पाने के लिए वो किसी से भी लड़ सकता था, इसीलिए वो पुलिस इंस्पेक्टर के साथ आए गुंडों को एक एक करके धराशाही करते जा रहा होता है। गुटली और पुलिस इंस्पेक्टर अपने सारे चमचों को बुला लेते हैं और ईशाना को मारने के लिए कह देते हैं। ईशाना अकेले ही उन सबसे लड़ रहा होता है, लेकिन अकेले होने की वजह से वो सभी उस पर भारी पड़ रहे होते हैं। इसी लड़ाई के बीच तभी गुटली पीछे से आकर ईशाना के चाकू घोंप देता है और फिर इन दोनों में भयानक तरीके से लड़ाई होना शुरू हो जाती है। ईशाना गुटली का गला दबाते हुए कहता है कि रमीशा को मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता, वो सिर्फ मेरी है। गुटली कहता है कि तेरी रमीशा ने ही मुझे भेजा है तुझे मौत के घाट उतारने के लिए। यहाँ हमें पता चलता है कि दामोदर तो बस ईशाना को बंदी बनाना चाहता था, लेकिन रमीशा इतनी जालिम किस्म की लड़की थी कि वो ईशाना को मार ही डालना चाहती थी ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए, इसलिए उसने ये काम गुटली को दिया था। ईशाना को उसकी कोई भी बात पर यकीन नहीं हो रहा होता, लेकिन तभी गुटली के पास रमीशा का ही कॉल आ जाता है। ईशाना कॉल उठाता है तो उधर से रमीशा बिना जाने कि फोन किसके पास है ये पूछने लग जाती है कि ईशाना मर गया कि नहीं, उसे मारना बहुत जरूरी है, उसे किसी भी हालत में खत्म कर दो। ईशाना ये सब सुनकर एकदम सुन्न पड़ जाता है कि तभी गुटली पीछे से उसके ऊपर चाकू से हमला करके घायल कर देता है। तब गुटली उसे बताता है कि जो उसका हस्बैंड है वो 2 साल से उसका बॉयफ्रेंड था और रमीशा बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी और कुछ भी नहीं। इतना कहने के बाद गुटली उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ईशाना ही उसे मौत की नींद सुला देता है। उधर रमीशा एकदम खुशी से सिगरेट पी रही होती है, ये सोचकर कि अब ईशाना मर चुका है और उसका रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ईशाना उसी के सामने आ जाता है। ईशाना रमीशा को गले से पकड़ लेता है और गला दबाते हुए उसे जमीन से ऊपर उठा देता है, लेकिन ईशाना ने कभी उसी से बेइंतहा प्यार भी किया था, इसीलिए वो चाहकर भी उसे मार नहीं सकता था। ईशाना एक जगह पर बैठ जाता है और रमीशा को भी पकड़कर अपने साथ बैठा लेता है और कहता है कि तुमने मुझसे मोहब्बत सीखी है तो अब जिससे भी करना बेहिसाब करना, और अपनी कहानी अधूरी तो रह गई लेकिन मशहूर बहुत होगी। इतना कहने के बाद ईशाना रमीशा के साथ बिताए अच्छे पलों को याद करने लग जाता है और धीरे धीरे उसकी सांसें उखड़ने लग जाती हैं और कुछ देर बाद वो वहीं बैठा प्यार में कुर्बान हो जाता है। एक ऐसा प्यार जो सिर्फ उसे था, एक ऐसा प्यार जिसकी कदर सिर्फ उसे थी। मूवी के एंड में हमें एक शिवा नाम के आदमी की फोटो दिखाई जाती है और ये बताया जाता है कि ये कहानी इसकी ही जिंदगी की सच्ची कहानी है और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मूवी में दिखाया गया है वो सब कुछ एक इंसान के साथ हुआ था जिसका नाम शिवा था। ऐसे ही एक लड़की लंदन से आई और फिर उस पे डोरे डालना शुरू कर दिया। लड़के ने समझा कि लड़की प्यार करती है, उसे पसंद करती है, तो वो धीरे धीरे उसके लिए सीरियस होता गया। फिर जब ये खुलासा हुआ कि लड़की तो बस टाइम पास कर रही थी तो लड़का अपनी जान से हाथ धो बैठा। हम सभी जानते हैं कि जो लड़की ने किया वो बहुत ही घटिया काम था। किसी की फीलिंग के साथ खेलना और उनका मजाक बनाकर रख देना ये भी एक तरह का जुल्म है और इस जुल्म को करने वालों को सजा देने के लिए कोई भी कानून नहीं होता। ये जुल्म सिर्फ लड़की ही नहीं करती बल्कि हर वो इंसान करता है जिसकी नीयत में खोट होता है। अगर लड़की को सिर्फ टाइम पास ही करना था तो वो पहले ही सब कुछ क्लियर कर देती तो क्या ही बिगड़ जाता, क्योंकि लड़के जितने दिखने में सख्त होते हैं उतना ही अंदर से नरम होते हैं और अगर कोई उनसे प्यार से बात भी कर ले तो वो पिघल जाते हैं। मैं उन लड़कों की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा जो खुद से ख्याली पुलाव बनाकर जबरदस्ती लड़की के पीछे पड़ जाते हैं और उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जिसके बारे में घंटों बहस चल सकती है, लेकिन अंत में यही निकलेगा कि इस पापी दुनिया में हर किसी ने कोई ना कोई पाप किया ही है और कोई भी दूध का धुला नहीं है। किसी को लड़की धोखा देती है, किसी को लड़का धोखा देता है, तो यहाँ सभी के हाथ इस पाप से मैले हैं, बस हमें दिखता नहीं। और जो किसी को धोखा और दुख पहुंचाए बिना ईमानदारी से जिंदगी बिता देते हैं उनके लिए तो दिल में अलग ही इज्जत है। इस टॉपिक के बारे में मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर तुम किसी के लिए सीरियस फील नहीं करते हो तो किसी चीज को आगे बढ़ाने से पहले सामने वाले को पहले ही बता दो ताकि वो उतना ही क्लोज हो जितना होना चाहिए और तब वो तुम्हें लेकर आगे का कुछ सोचे ही ना। हमें अपने आसपास ऐसे लड़के भी दिख जाएंगे जो लड़कियों को झूठ बोलकर बहला फुसलाकर मीठी बातें करके अपने जाल में फंसाते हैं और अपनी गंदी नियत को पूरा करके छोड़ देते हैं। और हमें कई लड़कियां भी दिख जाएंगी जो वो भी ये काम करती हैं लेकिन बाद में कह देती हैं कि 4 बातें कर लेने से प्यार नहीं हो जाता। सिंपल सी बात इतनी ही है कि कुछ लड़कियों के गलत करने से हर लड़की बदनाम होती है और कुछ लड़कों के गलत करने से हर लड़का बदनाम होता है। और बस हम इतना ही समझ सकते हैं कि किसी के लिए सीरियस होने से पहले उसे अच्छे से जान लो, उसके साथ टाइम बिताओ और तब आगे का कुछ सोचो, वरना धोखा देने वाले दुनिया में बहुत हैं और साथ देने वाले बहुत कम। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, आप जानते ही होंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। अब मूवी की बात करें तो ये मूवी 2018 में आई तेलुगु मूवी RX 100 की रीमेक है, तो आप समझ जाइए कि इस मूवी को बनाने में कितनी ही मेहनत लगी होगी। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि मूवी रीमेक क्यों बनानी है जब ओरिजिनल मूवी ऑलरेडी हिंदी में डब्ड है और आए दिन ये ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है और हमें 10 में से 6 मूवी तो रीमेक ही देखने को मिलती हैं और पता नहीं क्यों लेकिन लोग पसंद भी बहुत करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप जर्सी मूवी ही ले लीजिए। जर्सी एक बहुत ही अच्छी मूवी है और ये हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो इसका रीमेक बनाने का आखिर रीजन ही क्या है? क्यों मूवी मेकर्स स्क्रिप्टिंग पर मेहनत नहीं करना चाहते? इसकी यही एक वजह हो सकती है कि लोग रीमेक मूवीज हिट करा देते हैं। अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अगर पिक्चर पैसा कमाती है तो इंसान रीमेक बनाकर ही खुश रहेगा और खुद से कुछ नया कभी लाएगा ही नहीं। अब नया साल आने वाला है तो कोशिश करिए कि अब रीमेक मूवीज से आप थोड़ा दूर रहें और अच्छी स्क्रिप्ट वाली मूवीज को ही सराहें, ताकि मूवी मेकर्स को पता चले कि अब ऑडियंस बदल रही है और उसका मूवी देखने का टेस्ट भी बदल रहा है और तब शायद बॉलीवुड में कुछ बदलाव आ पाएगा। एक बात समझ नहीं आती, हीरो दारू पीता है, हीरो सिगरेट पीता है, हीरो हर नशा करता है, लेकिन फिर भी उसके 6 पैक हैं, मस्त बॉडी है, तो ऐसा आखिर क्यों ही दिखाया जाता है? असलियत में हम सभी जानते हैं कि जो बॉडी बनाता है वो ये सारी चीजें त्याग देता है और तब जाकर ढंग की बॉडी बनती है, तो हमें मूवीज में ऐसा गलत क्यों ही दिखाया जाता है? ऐसा सिर्फ मुझे ही लगता है या आप भी कभी ऐसी बातें सोचते हैं? ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब एक्टिंग की बात करें तो सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी की ये पहली फिल्म थी और इस मूवी के साथ आहान को बॉलीवुड में एज ए एक्टर लॉन्च कर दिया गया है। ये जो रोल था कुछ ऐसा रोल नहीं था जिसे कह सकें कि ये रोल सिर्फ आहान ही निभा सकते थे, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे भी बेहतर कोई और मजा हुआ एक्टर भी ईशाना का किरदार निभा सकता था, लेकिन अब आहान शेट्टी को लॉन्च करना था तो शायद इसीलिए उन्हें इस फिल्म में लिया गया। अपनी पहली मूवी के हिसाब से आहान ने रोल को सही ही निभाया है, बस डायलॉग बोलते वक्त वो वजन देखने को नहीं मिलता जो असल में दिखना चाहिए था, लेकिन बाकी सब सही था। वहीं रमीशा यानी तारा सुतारिया की बात करें तो उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया है। जब वो एक मासूम लड़की से चेंज होकर एक धोखेबाज लड़की के रूप में सामने आती हैं तो उनके एक्सप्रेशन काफी सही लगते हैं और उन्होंने अपने कैरेक्टर को बहुत सही से निभाया है। वहीं बाकी कलाकारों ने भी अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। इस मूवी को आए हुए काफी समय हो गया है तो शायद ही अब थिएटर्स में लगी होगी, लेकिन जल्द ही किसी OTT प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी और तब आप आराम से अपने घर पर बैठे देख सकते हैं और ये वन टाइम वॉच मूवी तो है ही।
लेकिन अगर आपको प्यार में पागलपन नहीं पसंद है तो ये मूवी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इसमें बस वही दिखाया गया है। और मैं चाहूंगा कि अगर आपको टाइम मिले तो इसकी ओरिजिनल मूवी RX 100 देखें, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो ये था एक्सप्लेनेशन तड़प मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।